डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का कल ही एक नया चैप्टर शुरू हो गया सरल रेखा में गत। एक नया चैप्टर शुरू हो गया सरल रेखा में गत। तो सरल रेखा में गत चैप्टर जो तो कल के लेक्चर में तो हम उसका तुम लोगों को इंट्रोडक्शन दिए और उस इंट्रोडक्शन को तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना। अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में कुछ बहुत छोटे छोटे डिफिनेशन हैं जो ऑलरेडी तुम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। यहाँ ध्यान देना, इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन हैं जिनको क्लास 9 में तुम लोग पढ़ चुके हो, फिर भी हम उसको यहाँ पर समझा रहे हैं। उसका तुम लोग नोट बनाते हुए चलो। कल के डिफिनेशन को तुम लोग देखे ही। अब उसके बाद एक छोटा सा हेडिंग तुम लोगों का, बहुत छोटा सा हेडिंग है विराम एवं गति। बहुत क्लियर वीडियो में इसको कराया गया है, इसको एक बार पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम सबको बहुत शार्ट में समझाकर नोट बनवाते हुए आगे चलते हैं। एक हेडिंग है तुम लोगों के बुक में विराम एवं गति। तो हमको नोट बनवाना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि ये सभी बार पढ़ा चुके हैं। विराम एवं गति क्या है? देखो, अगर किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है समय के साथ साथ, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम समझा चुके हैं, इसलिए अब इसको फिर से दोबारा टाइम नहीं देंगे हम। अगर किसी वस्तु विराम एवं गति तुम लोग जानते हो, अगर कोई वस्तु चल रही हो तो अगर जब कोई वस्तु चलती है तो होता क्या है, समय के साथ साथ उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन अगर कोई वस्तु विराम है, जैसे यहाँ खड़े हैं, तो समय तो बीत रहा है, समय चल रहा है, लेकिन क्या समय के साथ साथ मेरी जगह बदल रही है? ध्यान देना यहाँ पर, क्या समय के साथ साथ हम ऐसे खड़े हैं तो समय तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, अभी 1-2 मिनट हो जाएगा, समय अपना चल रहा है, लेकिन क्या समय के साथ साथ मेरा पोजीशन बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। लेकिन अब देखो, समय भी चल रहा है और हम भी थोड़ा सा इधर उधर खिसकने लगे। तो देखो, किसी टाइम पर हम यहाँ खड़े थे, किसी टाइम पर किसी पोजीशन पर हम यहाँ खड़े थे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ हम कहीं और पहुँच गए। समय बदलने के साथ साथ कहीं और पहुँच गए। तो अगर समय के साथ साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, बहरहाल ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ फिर से एक बार रिवाइज हम लोग कर रहे हैं। यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे गति कहते हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। तो ये डिफिनेशन हम पहले लिख रहे हैं, जिसको क्या, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, तो उसे क्या करते हैं? देखो, समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहते हैं? हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति कहते हैं। इसी का उल्टा, यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन, क्या चीज, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में
वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? विराम करते हैं। हम बहुत डीपली इसको समझाए थे, गति जीवन है, मृत्यु विराम है, ये सब डीपली जान कर लेता है, इसीलिए हम बहुत साथ में चल रहे हैं। गति और विराम समझ में आया कि नहीं आया? यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो उसे गति कहते हैं, और यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसे विराम कहते हैं। जब ये गति और विराम का लफड़ा खत्म होता है तो एक वर्ड तुम लोगों के आगे चलकर पढ़ाया हर हेडिंग में, जब तक फर्स्ट पेपर पढ़ोगे बिंदु वस्तु आएगा। तो अब हम देखते हैं बिंदु वस्तु क्या है। एक वर्ड आता है बार बार, बिंदु वस्तु। तो अगली हेडिंग डालकर बिंदु वस्तु। आज हमारा टारगेट यही होगा, छोटे छोटे जितने वर्ड को हम इस्तेमाल करेंगे उतने वर्ड का डेफिनेशन बता दें तुम लोगों को, क्योंकि अब यही स्टार्ट हो गया फिजिक्स। अभी तक तो मापन वगैरह उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब एक वर्ड आ गया बिंदु वस्तु। आखिर कैसी वस्तुओं को बिंदु वस्तु नाम दिया जाता है? कैसी वस्तुओं को बिंदु वस्तु नाम दिया जाता है? इसको जरा सोचो। अभी देखो, मान लो एक ट्रक है, ध्यान देना, एक ट्रक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ध्यान देना, बहुत बारीकी से ध्यान देना, क्योंकि ये सब टॉपिक हम बहुत अच्छे से हर बिंदु वस्तु वर्ड ले लिए। अब बिंदु वस्तु का मतलब समझो ही नहीं, किसी भी वस्तु से उसको मान लो तो ये सब समझने में आगे दिक्कत होगी। मान लो कोई ट्रक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और उस ट्रक पर 2 क्विंटल का कोई सामान रखता है। कोई मान लो कोई भी वस्तु रखा है, जो वस्तु रखा है वो 1 क्विंटल का है, 500 किलोग्राम का है। तो देखो, ये तो ठीक था, यहाँ से कोई मतलब नहीं मुझे। लेकिन एक ट्रक है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और इस ट्रक पर कोई वस्तु रखा है, वो वस्तु 50 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 50 ग्राम का। बहुत बारीकी से काम हो रहा। देखो, एक कोई ट्रक है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था और उस वस्तु पर 50 किलोग्राम, 500 किलोग्राम मतलब 5 क्विंटल का कोई वस्तु रखा है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ कोई ट्रक वही ट्रक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और उस पर कितने ग्राम की कोई वस्तु रखी है? 50 ग्राम की, 50 ग्राम की वस्तु रखी है। तो अब फिर और आगे बढ़ो। जब ट्रक चल रहा है तो ट्रक पर वस्तु रखा है, यानी वस्तु भी गतिमान है। ध्यान देना, ये जो 50 ग्राम का कोई वस्तु है, ये 50 ग्राम वाला वस्तु ट्रक पर रखा है। तो जो जिस वेग से मेरा ट्रक गतिमान है, उसी वेग से मेरा ये वस्तु भी गतिमान होगा। यानी इस वस्तु का वेग कितना होगा? ये जो वस्तु ट्रक पर रखा है, वस्तु का वेग क्या होगा? इस
वस्तु का वेग होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम अपने डिफिनेशन के करीब में आ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम अपने डिफिनेशन के करीब में आ रहे हैं। मेरा वस्तु कितने ग्राम का है? 50 ग्राम का, और वो किस वेग से चल रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब थोड़ा सा और काम करेंगे। अब देखो, ये जो वेग है ये वस्तु के भार द्रव्यमान की तुलना में क्या है? बहुत बड़ा है। या ऐसे कहें कि ये जो वस्तु का द्रव्यमान है वो उसके वेग की तुलना में बहुत छोटा है। जबकि यहाँ पर देखो, जैसा वेग था उसी के आसपास उसका द्रव्यमान भी था, या ज़्यादा था तो ठीक था। ज़्यादा है कोई मतलब नहीं है, वस्तु तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मेरे वस्तु का द्रव्यमान है उस वस्तु का द्रव्यमान वस्तु की वेग की तुलना में बहुत कम है। जो मेरे वस्तु का द्रव्यमान है वह क्या है? वस्तु के वेग से बहुत ही कम है। जब वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के वेग से बहुत कम होता है, अर्थात अपेक्षणीय होता है, नगण्य होता है, तो वैसी स्थिति में उस वस्तु को हम बिंदु वस्तु का नाम देते हैं। यानी ये वस्तु बिंदु वस्तु नहीं है, लेकिन ये वाला जो वस्तु है ये वस्तु नहीं है बल्कि बिंदु वस्तु है। बल्कि है क्या? बिंदु वस्तु। यानी कि हम डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान उनके वेग की तुलना में नगण्य होते हैं। क्या होते हैं? नगण्य होते हैं। ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं? बिंदु वस्तु कहते हैं। ध्यान देना, क्या? ऐसे वस्तु जिनका द्रव्यमान उनके वेग की तुलना में नगण्य होता है, बहुत कम होता है, उन्हें हम किसका नाम देते हैं? बिंदु वस्तु का नाम देते हैं। तो हम बिंदु वस्तु का डिफिनेशन लिख लेते हैं। बिंदु वस्तु का डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखें? वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान उनके वेग की तुलना में नगण्य होने का मतलब बहुत कम। ब्रैकेट में लिखते हैं बहुत कम। क्या? वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान उनकी वेग की तुलना में नगण्य हो, अर्थात बहुत कम हो, उन्हें बिंदु वस्तु कहते हैं। देखो, तुम लोगों का दो डिफिनेशन क्लियर हुआ। विराम क्या है, गति क्या है, और बिंदु वस्तु क्या है। बिंदु वस्तु का डिफिनेशन शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, हम वस्तु की गतियों पर चर्चा करना चल रहे हैं। इन पर भी चर्चा हो चुका था, लेकिन उसका नोट अब तुम लोगों को बाय सीक्वेंस बनाते चलना है, इसलिए हम हर टॉपिक से अब मिलते जुलते चल रहे हैं। रेखीय गति, देखो सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं, तो सरल रेखा में गति का अगला टॉपिक है बिंदु वस्तु पढ़ ली। बिंदु वस्तु में कोई डाउट नहीं होगा। आगे इन्हीं बिंदु वस्तु की गतियां पढ़ो। आगे इन्हीं बिंदु वस्तु की गतियां पढ़ लो। तो अब देखो, इसी के आगे हम बता रहे हैं अब उसी को इसी में जोड़ दे रहे हैं। बिंदु वस्तु में कोई डाउट नहीं हुआ। बिंदु पर किसी निर्देश तंत्र में निर्देश तंत्र समझाए हैं, उस वीडियो में
किसी निर्देश तंत्र में बिंदु वस्तु 3 प्रकार की गतियां कर सकती है। बिंदु वस्तु 3 प्रकार की गतियां कर सकती है। 3 प्रकार की गतियां कर सकती है या करती है। बिंदु वस्तु को थोड़ा और लंबा करना चाहिए, लेकिन बिंदु वस्तु का डेफिनेशन वही है। क्या? ऐसी वस्तु जिनका द्रव्यमान वेग की तुलना में बहुत कम हो अर्थात नगण्य हो, उन्हें बिंदु वस्तु कहते हैं। और ये बिंदु वस्तु किसी निर्देश तंत्र में 3 प्रकार की गतियां करती हैं। पहला होता है एक बिंदीय गति, तुम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हो। एक बिंदीय गति, दूसरा पढ़ा है द्विबिंदीय गति, द्विबिंदीय गति, और तीसरा त्रिबिंदीय गति, त्रिबिंदीय गति। ठीक, निर्देश तंत्र में जो बिंदु वस्तु होता है वो 3 प्रकार की गतियां कर सकता है, एक बिंदीय गति, द्विबिंदीय गति और त्रिबिंदीय गति। अब देखो एक बिंदीय गति पर हम पहले चर्चा कर रहे हैं। एक बिंदीय गति पर चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम्पल पर बहुत गौर करना और एग्जाम्पल को सोचने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल होगा काफ़ी सहज होगा, लेकिन उसमें से तुमको पाना क्या है वो सोचो। मान लो ट्रेन पटरी पर चल रही है, ध्यान देना, मान लो ऐसे ट्रेन पटरी पर चल रही है तो पटरी तो ऐसे सीधे गई हुई है। ठीक, अब ट्रेन को देखो, ट्रेन उसी पटरी पर या तो आगे जा सकती है, मतलब ऐसे वो आगे चल सकती है, या फिर पीछे आ सकती है, या फिर पीछे आ सकती है। क्या ट्रेन उसी पटरी पर रहकर दाएं या बाएं जा सकती है? बोलो, क्या ट्रेन उसी पटरी पर रहकर दाएं या बाएं जा सकती है? नहीं जा सकती है। वो केवल और केवल क्या कर रही है? आगे जा सकती है या फिर पीछे जा सकती है। और एक एग्जाम्पल ले, एक सीधी सड़क है, एक क्या है? सीधी सड़क है, पतली सी। उस सड़क पर इतनी जगह नहीं है कि तुम गाड़ी को मोड़कर दाएं बाएं कर सको। एक पतली सी सड़क है, उस पर तुम कार लेकर चल रहे हो। कार को दाएं बाएं मोड़ने की जगह नहीं है कि मोड़कर उसको इधर ले चले इधर ले चले, ऐसा नहीं है। रोड बहुत पतला है, उस रोड पर तुम कार लेकर चल रहे हो। तो जरा देखो, तुम कार लेकर जब चल रहे हो तो तुम वहाँ केवल और केवल या तो गाड़ी को आगे ले जा सकते हो या गाड़ी को पीछे ले जा सकते हो, और आगे पीछे नहीं कर सकते, दाएं बाएं नहीं कर सकते। तो ऐसी गतियाँ जो किसी एक ही दिशा में हो सकती हैं, किसी एक ही अक्ष पर चलने के लिए तुम स्वतंत्र हो, तो ऐसी गतियाँ एक बिंदीय गतियाँ कहलाती हैं। ऐसी गतियों को क्या करते हैं? एक बिंदीय गति कहते हैं। अब डिफिनेशन में अब एक बिंदीय गति का डेफिनेशन करें। एक बिंदीय गति, एक बिंदीय गति। अब देखो डिफिनेशन को हम इस एग्जाम्पल को इस डिफिनेशन से कैसे जोड़ेंगे। हम क्या कहें? आगे या पीछे ही चलने के लिए, मतलब एक ही दिशा में। ये जो आगे पीछे है ना, ये देखो, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये देखो आगे पीछे अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसको हम कहेंगे, देखो ये एक अक्ष है, ये दूसरा अक्ष है और ये क्या है? तीसरा अक्ष है, जेड अक्ष। अगर वस्तु आगे पीछे की ओर जाने के लिए स्वतंत्र है तो हम ये कहेंगे वो किसी एक अक्ष पर चलने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर वो अभी आगे देखो, आगे
एक अक्ष पर चलने के लिए स्वतंत्र हो। तो देखो एक विमीय गति में हम क्या कहे कि केवल वो आगे जा सकता है या फिर पीछे जा सकता है। मतलब वे गतियाँ जो किसी एक अक्ष के अनुदिश होती हैं, वे गतियाँ जो किसी एक अक्ष के अनुदिश होती हैं, जो किसी एक अक्ष के अनुदिश होती हैं, एक अक्ष के अनुदिश होती हैं, अनुदिश होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एक विमीय कहते हैं। एक अक्ष के अनुदिश होती हैं, क्या कहते हैं? एक विमीय कहते हैं। एक विमीय कहते हैं। एक विमीय का एग्जाम्पल क्या है? सीधी सड़क पर ताल का चलाना। जैसे क्या? सीधी सड़क पर कार का चलाना, सीधी सड़क पर कार का चलाना, रेलगाड़ी का पटरी पर चलना। रेलगाड़ी का पटरी पर चलना, पटरी पर चलना। अब इसी तरीके से हम द्विविमीय गति की तरफ चल रहे हैं और पहले इसको समझा रहे हैं कि द्विविमीय गति है क्या। टू डायमेंशनल मोशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखते हैं द्विविमीय गति है क्या। अब जरा इन सबको छोड़कर तुम किसी कमरे में जाओ, किसी फील्ड में जाओ, मान लो तुम फील्ड में मौजूद हो, तो यहाँ पर ध्यान दो, फील्ड में जब तुम हो ऐसे खड़े हो, आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। तुमको दाएं मुड़ने की जरूरत, बाएं मुड़ने की जरूरत पड़ी, बाएं मुड़ गए, दाहिने मुड़ने की जरूरत पड़ी, दाहिने भी मुड़ गए। कोई रोकने वाला नहीं है। तुम आगे जाने के लिए भी स्वतंत्र हो, पीछे जाने के लिए भी स्वतंत्र हो, क्योंकि पीछे जगह है, दाहिने साइड में जगह है, यहाँ चले गए, बाईं साइड में जगह है, इधर चले गए। तुमको ऐसे दाएं बाएं के बीच में जाना, इधर चले गए। मतलब अगर फील्ड में तुम हो तो तुम एकदम फ्री हो, चाहे दाएं जाओ, चाहे बाएं जाओ, चाहे आगे जाओ, चाहे पीछे जाओ, स्वतंत्र हो, एकदम स्वतंत्र हो। ऐसी गतियों को द्विविमीय गति कहते हैं। और ये दो अक्षों के अनुदिश होती है। जैसे देखो आगे पीछे एक हो गया, दाएं बाएं दो हो गया। अगर गति दो अक्षों के अनुदिश हो रही है तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल कोई पूछे, जैसे फील्ड में दौड़ता हुआ आदमी, फील्ड में दौड़ खेलता हुआ खिलाड़ी, फील्ड में दौड़ता हुआ व्यक्ति। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल ले लो, क्रिकेट खेलते समय कोई भी व्यक्ति कहीं भी फील्ड में खड़ा होता है, लेकिन वो गेंद को देखते हुए किसी भी दिशा में दौड़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो जहाँ खड़ा है उससे आगे ही जाएगा या उससे पीछे ही जाएगा, नहीं, वो जहाँ भी है गेंद की स्थिति को देखते हुए दौड़ता है। मतलब वो पूरे पृथ्वी पर पूरे फील्ड में दौड़ने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो आगे जाना हो, चाहे पीछे जाना हो, चाहे दाएं जाना हो या बाएं जाना हो। ऐसी गतियाँ द्विविमीय गतियाँ कहलाती हैं। उसके लिखेंगे वे गतियाँ जो दो अक्षों के अनुदिश होती हैं, वे गतियाँ जो दो अक्षों के अनुदिश होती हैं, दो अक्षों के अनुदिश होती हैं, अनुदिश होती हैं, द्विविमीय गतियाँ कहलाती हैं। द्विविमीय गतियाँ कहलाती हैं। जैसे क्या लिखोगे? जैसे क्या लिखोगे बोलो? जैसे मैदान में खेलता हुआ खिलाड़ी, मैदान में
खेलता हुआ खिलाड़ी। द्विमीमीय गति में कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से त्रिविमीय गति भी होती है। इसी तरीके से त्रिविमीय गति 3 डायमेंशन मोशन भी होता है। अब देखो 3 डायमेंशन मोशन और भी इजी हो गया समझाना। अगर तुम आगे पीछे दाएं बाएं के अलावा ऊपर नीचे जाने के लिए भी स्वतंत्र हो, जैसे देखो हम लोग है ना दाएं बाएं आगे पीछे जा सकते हैं और ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नीचे जमीन नहीं जाने देगा, ऊपर आसमान है, मुझे उड़ना नहीं आता है। लेकिन अगर एक प्लेन है तो वो आगे पीछे भी जा सकता है, दाएं बाएं भी जा सकता है, इसके अलावा वो हवा में भी उड़ सकता है और हवा से उड़ते हुए नीचे भी आ सकता है। चिड़िया दाएं भी जा सकती है, बाएं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। ऐसी गतियाँ त्रिविमीय गतियाँ कहलाती हैं। और डिफिनेशन लिखते हैं, वे गतियाँ जो तीनों अक्षों के अनुदिश होती हैं उन्हें त्रिविमीय गतियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखोगे, जैसे आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, जैसे आसमान में उड़ती हुई चिड़िया। देखो आसमान में उड़ती हुई चिड़िया की एक विशेषता है, वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, दाएं बाएं कहीं भी जा सकती है। इस तरीके से आज हमने जो भी वक्त पढ़ाया आप लोगों को उसका नोट कल कंप्लीट होना चाहिए।